with question number 11 of exercise 15.3. The question number 11 of this exercise is, in two successive throws of a pair of dice, एक डाई के पेयर के टू सक्सेसिव थ्रोज में we have to determine the probability of getting a total of 8 each time. हर बार 8 का टोटल आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है इन टू सक्सेसिव थ्रोज। सक्सेसिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक, ठीक है। और टू सक्सेसिव थ्रोज का मतलब दो बार थ्रो किया गया है। पेयर ऑफ डाई को दो बार थ्रो किया, तो एक पेयर ऑफ डाई को दो बार थ्रो करने में हर बार टोटल ऑफ 8 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। देखो, जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट टॉपिक इज रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और हमें अच्छे से पता है कि डाई का एक पेयर हमने लिया, दो डाई हमने एक साथ ली और उनको थ्रो किया, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का अगले थ्रो के रिजल्ट पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आता है। पहली बार थ्रो किया, हो सकता है 8 आया, हो सकता है दूसरी बार थ्रो करने पर 12 भी आ जाए, दोनों पर 6 आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो कोई भी एक थ्रो जो होता है ना, उसका रिजल्ट दूसरे थ्रो के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों थ्रोज के रिजल्ट अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों सक्सेसिव थ्रोज हैं, बोथ ऑफ दीज थ्रोज कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ईच थ्रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थ्रोज। ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी सजेस्ट किया कि हर थ्रो दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगा। अब देखो, व्हेनेवर वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 36। 6 एक के, 6 दूसरे के, पेयरिंग करेंगे तो 6 into 6 कितने पेयर्स बनते हैं? 36 पेयर्स बनते हैं। हमारा इवेंट है ई, गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए? टोटल ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्योंकि टोटल ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसलिए मैंने इवेंट ई को अज्यूम कर लिया गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, ठीक है। अब 8 का टोटल कैसे कैसे आ सकता है? लेट अस लिस्ट अप द फेवरेबल आउटकम्स। 8 का टोटल आएगा जब 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 या 6,2 ऐसे रिजल्ट आएंगे। मतलब पहली डाई पर 1 तो आ नहीं सकता ना, 1 के साथ तो 7 लेना पड़ेगा और 7 डाई में होता नहीं है। तो फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई 2,6। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई कि हो सकता है फर्स्ट पे 3 आया हो तो 3, 5। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी हो गई? 4,4। उससे अगली पॉसिबिलिटी हो गई 5,3 और उससे अगली पॉसिबिलिटी जो है वो कौन सी हो गई? 6,2। तो ये 5 केस बनते हैं। अब ये 5 केसेस बनते हैं तो ई के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। और अगर ई के फेवरेबल आउटकम्स 5 हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? ई की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज 5/36, ठीक है। 5/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8। अब हमें क्या दिया? हमें तो ये बोला कि ऑल द देयर आर टू सक्सेसिव थ्रोज और हर थ्रो में हमारे पास टोटल ऑफ 8 आना चाहिए। सो वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ 8 ईच टाइम इन टू सक्सेसिव थ्रोज। दोनों थ्रोज में टोटल ऑफ 8 आना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? इसका मतलब हो गया वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई, ठीक है। हमें ई इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहाँ ई इंटरसेक्शन ई का मतलब ये मत लिख देना कि ई आ गया ये। यहाँ ई इंटरसेक्शन ई का मतलब है पहली बार भी इवेंट ई आए और दूसरी बार भी इवेंट ई आए। पहली बार भी टोटल ऑफ 8 आना चाहिए और दूसरी बार भी टोटल ऑफ 8 आना चाहिए। तो दोनों से आपके पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आवर आंसर विल बी 5/36 into 5/36, that is 25/1296, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस करना है हमें, लेकिन इसके मतलब ये कुछ क्वेश्चंस, छोटे वाले क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 12 है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें ना जो स्कोरिंग पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कई सारी चीजें इस क्वेश्चन में ऐसी हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए।
सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दी, यू हैव बीन गिवन दैट the odds in favor of two students, आपको दिए हुए the odds in favor of one student passing a test are 3:7. एक स्टूडेंट कोई टेस्ट उसको दिया गया उससे क्लियर करेगा, इसके फेवर में ऑड्स हैं 3:7. ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट, ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग प्रीवियस क्लास में भी करते आए हो. तो यहाँ दिया odds in favor of one student passing a test are 3:7 and odds against another student passing it are 3:5. एक बच्चा उस टेस्ट को क्लियर करेगा, इसके फेवर में ऑड्स दिए 3:7 और दूसरा बच्चा उस टेस्ट को क्लियर नहीं करेगा, ऑड्स अगेंस्ट द स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट उस टेस्ट को क्लियर नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट में ऑड्स दिए गए हैं 3:5. मतलब एक स्टूडेंट के तो पास करने के फेवर वाले ऑड्स दे दिए और दूसरे स्टूडेंट के पास नहीं करने के ऑड्स दिए, मतलब पासिंग अगेंस्ट द, ऑड्स अगेंस्ट बोला ना, ऑड्स अगेंस्ट का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि उसके पास होने के अगेंस्ट में जो ऑड्स हैं वो 3:5 है. Now the question is, what is the probability that both of them will pass the test? दोनों उस टेस्ट को पास कर लेंगे. Let us come to an empty page. आपको समझ तो आना चाहिए ना कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम क्या पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं. देखो बेटा, आप लोगों को 11th क्लास में ये बताया गया था कि ऑड्स इन फेवर किसी भी इवेंट के अगर हम लिखते हैं m/n, ऐसे ही लिखते हैं ना ऑड्स, ऑड्स को हमेशा रेशो की फॉर्म में लिखा जाता है. तो अगर हमने लिखा कि odds इन फेवर ऑफ एनी इवेंट आर m/n, तो odds इन फेवर का जो आगे वाला पार्ट होता है ये शो करता है फेवरेबल आउटकम्स को, और जो ये पीछे वाला पार्ट होता है ये शो करता है अनफेवरेबल आउटकम्स को. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो ना, तो टोटल आउटकम्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं. एक कैटेगरी होती है फेवरेबल की और एक कैटेगरी होती है अनफेवरेबल आइटम्स की. तो ऑड्स इन फेवर जब हमें दिए हुए होते हैं तो ऑड्स इन फेवर में आगे वाला नंबर तो शो करता है किसको, आगे वाला नंबर शो करता है फेवरेबल आउटकम्स को और पीछे वाला नंबर शो करता है अनफेवरेबल आउटकम्स को. तो अगर ऑड्स इन फेवर की हेल्प से हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी तो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अब यहाँ फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए m और टोटल आउटकम्स किसको मानेंगे, टोटल तो दोनों का टोटल होना चाहिए क्योंकि टोटल आउटकम्स दो कैटेगरी में बंटते हैं, एक फेवरेबल आउटकम्स का होता है, एक अनफेवरेबल का होता है. फेवरेबल m है, अनफेवरेबल n है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स बनेंगे m + n, दोनों का टोटल बनेगा. तो ऑड्स इन फेवर की हेल्प से अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम्स यानी m तो ऊपर और टोटल आउटकम्स यानी m + n नीचे. ये तो बात हो गई ऑड्स इन फेवर की. अब अगर हम बात करें ऑड्स अगेंस्ट एनी इवेंट, जब आपको ऑड्स अगेंस्ट ई दिया हुआ होता है, किसी भी इवेंट के अगेंस्ट के ऑड्स आपको दिए हों और वो नंबर भी ऐसे आता है m/n, तो ऑड्स अगेंस्ट में आगे वाला तो होता है अनफेवरेबल और पीछे वाला होता है फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, अगेंस्ट में आगे अनफेवरेबल होता है और फेवर में आगे फेवरेबल होता है. तो ये आपको यहां से पता चलेगा. जब आपको बोला ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब जो पहला नंबर है वो अनफेवरेबल आउटकम्स का है, जो दूसरा नंबर है वो फेवरेबल आउटकम्स का है. तो अगर हम यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल अपॉन टोटल होती है. तो अब फेवरेबल का नंबर जो है वो कितना काउंट होगा, n काउंट होगा. तो फेवरेबल का नंबर यानी n डिवाइडेड बाय टोटल यानी m + n, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलेगी. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th में की थी. एक रिकैप्चुलेशन के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी
नाउ लेट अस कम बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमें क्या दिया था, odds इन फेवर ऑफ वन स्टूडेंट पासिंग अ टेस्ट आर 3:7। एक स्टूडेंट के फेवर के odds हैं 3:7। जब odds इन फेवर 3:7 दिए तो odds इन फेवर 3:7 होने का मतलब फेवरेबल आउटकम का नंबर कितना हो गया 3 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 10। odds इन फेवर में जो पहला नंबर होता है वो फेवरेबल को शो करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होनी चाहिए, यहाँ इवेंट ए क्या है पहले तो इसको भी देखो। हमने अजम्पशन ले ली लेट ए एंड बी आर द इवेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट पासिंग द एग्जाम। हमें प्रोबेबिलिटीज इस बात की चाहिए कि स्टूडेंट क्लास टेस्ट को पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने अजम्पशन ले लिया कि ए तो इवेंट है कि फर्स्ट स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर कर लेगा और बी इवेंट है कि सेकेंड स्टूडेंट उस एग्जाम को क्लियर कर लेगा। ठीक है, ये हमने अजम्पशन लिया। हमने क्या माना कि ए तो क्या इवेंट है कि फर्स्ट स्टूडेंट विल पास इन द एग्जाम और बी इवेंट है कि सेकेंड स्टूडेंट विल पास इन द करस्पॉन्डिंग एग्जाम। अब ऑड्स इन फेवर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट आपको दिए 3:7। ऑड्स इन फेवर में पहला नंबर फेवरेबल का होता है तो फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए 3 और टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम होंगे इन दोनों का सम यानी 3 + 7। तो इसका मतलब ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 3/10। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट स्टूडेंट विल पास इन द एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 3 / 3 + 7 दैट इज 3/10। अब ये साथ में जो प्रोबेबिलिटी निकाली मैंने, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाली, ये हमने ली है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट पास इन द एग्जाम, कि बच्चा पास नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक दो केसेस और डिस्कस करना चाह रही हूँ इसी क्वेश्चन के, इसलिए मैंने ले लिया। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/10 तो उसके पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 - 3/10 और 1 - 3/10 यानी 7/10। ठीक है, ये तो बात हो गई पहले वाले बच्चे की। अब आते हैं सेकेंड स्टूडेंट पर। सेकेंड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टूडेंट के अगेंस्ट में ओड्स दिए 3:5। ये ऑड्स अगेंस्ट सेकेंड स्टूडेंट है और अगेंस्ट के केस में ये जो पीछे वाला नंबर होता है ये फेवरेबल आउटकम को शो करेगा बिकॉज वी हैव बीन गिवन ऑड्स अगेंस्ट सेकेंड स्टूडेंट। सो 5 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो पीछे वाला है और जो आगे वाला नंबर है 3 वो हो गया अनफेवरेबल आउटकम्स। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ बी की प्रोबेबिलिटी होगी 5 डिवाइडेड बाय 3 + 5, 5/3 + 5 यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। आई होप कि आपको ये ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओड्स इन फेवर मींस फेवरेबल, रेशियो, अनफेवरेबल और ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या होता है अनफेवरेबल, रेशियो, फेवरेबल। तो ये इस तरह से चीजें क्यों दी जाती हैं एग्जाम में, अगर एक क्वेश्चन के स्कोर पॉइंट्स को बढ़ाना हो ना, जैसे क्वेश्चन छोटा है और हम उस क्वेश्चन को ज्यादा नंबर में देना चाहते हैं तो इस तरह से दे दिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी खुद ही फाइंड आउट करो। तो उस कंसर्न में इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट वाला जो कंसेप्ट है ये आप सबको क्लियर होना जरूरी है। आज की क्लास ओवर होने के बाद एक बार फिर से इस चीज को हम डिस्कस भी करेंगे। अभी एक बार आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई 5 डिवाइडेड बाय 3 + 5 दैट इज 5/8। अगर 5/8 इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, probability of b bar is equal to 1 minus probability of b, that is 1 minus 5/8 which is equal to 3/8। अब आपके पास दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज आ गई। दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज मतलब आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी भी है और आपके पास बी की प्रोबेबिलिटी भी है। लेट अस सी कि क्वेश्चन में क्या था। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम पास द टेस्ट। हमें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि दोनों स्टूडेंट्स उस टेस्ट को पास कर लेंगे।
हमें तो दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्योंकि हमें दोनों के ही पास होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, we need to find the probability that both pass the test, that is we need to find the probability of AB, A intersection B की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखो ये कॉमन सेंस की चीज है कि किसी भी टेस्ट में पास होना ना स्टूडेंट का इंडिविजुअल मैटर होता है। एक बच्चे का पास होना इस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा कि दूसरा बच्चा पास होगा या फेल होगा, अगर फेयर सर्कमस्टांसेस में पेपर हुए। अनफेयर में हुए हैं फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते बेटा। अनफेयर में तो मान लो एक बच्चा दूसरे की चीटिंग कर रहा है, अब जिसकी चीटिंग कर रहा था अगर वही फेल हो गया तो चीटिंग करने वाला तो ऑटोमेटिकली फेल हो ही जाएगा। वो तो फिर अनफेयर सर्कमस्टांसेस हुए ना। हम अनफेयर सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहे, हर बच्चे ने अपना अपना टेस्ट दिया, हम मानकर चल रहे हैं और हमें मानकर चलना भी चाहिए कि फेयर वर्क हुआ है। अगर फेयर वर्क हुआ है तो हर बच्चा अपना अपना पेपर देगा, तो एक बच्चे के पास होने का दूसरे बच्चे के रिजल्ट पर कभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम मानकर चलेंगे यहाँ पर कि ये दोनों इवेंट्स यानी ए का पास होना और बी का पास होना, बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये अजम्पशन जरूरी है प्रोसेस की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। हम मानकर ही चलते हैं और मानकर हमें चलना भी चाहिए कि फेयर कंडीशंस में एग्जाम कंडक्ट हुआ और हर बच्चे का पास होना उसका इंडिविजुअल मैटर है। एक बच्चे का रिजल्ट दूसरे बच्चे के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? दोनों इवेंट्स हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी? वी कैन राइट इट एज पी ए इंटू पी बी। अब पी ए इंटू पी बी लिया तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? हमने निकाली थी 3/10 और बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 5/8। बी की तो दिखाई भी दे रही है स्क्रीन पर। तो ए की प्रोबेबिलिटी देखो क्या थी? ए की प्रोबेबिलिटी थी 3/10 और बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पी ए इंटू पी बी कितना आ जाएगा? 3/10 इंटू 5/8, दैट इज 3/16। This is the answer. This is the probability that both the students will pass the test. ठीक है, now let us come to the next page. अब जो नेक्स्ट है वो है इसी से रिलेटेड मैं एक और पॉइंट लेकर चल रही हूँ। सपोज करो यही क्वेश्चन होता और आपसे कहा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम पासेस द टेस्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में से कम एक स्टूडेंट उस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। अभी हमने किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि दोनों उस टेस्ट को पास कर लेंगे। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पास द टेस्ट। दोनों में से कम एक जरूर पास होगा, चाहे ए पास हो चाहे बी पास हो चाहे दोनों पास हो। एटलीस्ट वन का मतलब एक भी पास हो सकता है, दोनों भी पास हो सकते हैं। तो हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शैल अप्लाई द कॉन्सेप्ट which we have studied again and again, 1 minus probability that none of them passes। जब हमें कहा ना इनमें से किसी एक कम से कम एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका मतलब हो गया कि हमें क्या करना है? वन में से सब्ट्रैक्ट करना है किस बात को? कि नन ऑफ देम पासेस, दोनों में से कोई भी पास नहीं होगा। दोनों के एक साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी को वन में से घटा दो तो एटलीस्ट वन के पास होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस कंसेप्ट पर मैं टाइम एंड अगेन स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर में ये एटलीस्ट वन का कंसेप्ट ना बहुत बार हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट नजर आ जाएगा। तो जब भी एटलीस्ट वन की बात करनी है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, वो हमें कैरी आउट करना है। तो यहाँ भी हमें निकालना है कि कम से कम एक बच्चा उस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। इट मींस वी नीड टू फाइंड वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल फेल। कोई भी पास नहीं होगा, इस प्रोबेबिलिटी को घटा दो। इसका मतलब हम वन में से किसको माइनस करेंगे? हम वन में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार को। ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी को वन में से घटा देंगे। अब देखो कल एक थ्योरम हमने की थी कि इवेंट्स ए और बी अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके नेगेशंस भी इंडिपेंडेंट होते हैं।
यहाँ इवेंट ए और इवेंट बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स में काउंट होंगे. इट मींस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. ए के भी नहीं पास होने की और बी के नहीं पास होने की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस करेंगे. तो ये कैलकुलेशंस हमने पीछे की थी और ए बार की प्रोबेबिलिटी थी 7/10, बी बार की प्रोबेबिलिटी थी 3/8. तो ये आएगा 1 माइनस 7/10 इंटू 3/8. सो द रिजल्ट इज 1 माइनस 21/80 और ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 59/80. ये जो नोट वाला पार्ट है ये आपको बुक में गिवन तो नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग से डिस्कस कर लिया और इसी पर्पस से मैंने वहां ए बार बी बार की प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट की थी. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. ये भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है. स्टेटमेंट देखो क्या है 14th क्वेश्चन की. द स्टेटमेंट इज student A can solve 90% of the problems given in the book, while B can solve 70%. किसी बुक में जितने प्रॉब्लम्स जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ए उनमें से 90% को सॉल्व कर लेता है और बी उनमें से 70% को सॉल्व कर लेता है. We need to find the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book. आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों में से कम एक स्टूडेंट उस रैंडमली सिलेक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा. इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ. मतलब आपको प्रोबेबिलिटीज इस बात की दी है कि ए कितने परसेंट केसेस में सक्सेसफुल होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बी कितने परसेंट क्वेश्चंस में सॉल्व होता है आउटकम्स को सॉल्व करने में. ठीक है, तो ए और बी कितने कितने परसेंट केसेस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन हाउ मेनी इवेंट्स ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इन हाउ मेनी इवेंट्स बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ए सॉल्व करता है 90% क्वेश्चंस को और बी सॉल्व करता है 70% क्वेश्चंस को. हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए that at least one of them will solve the problem which has been selected at random from the book. बुक में से randomly select की गई है, तो at least one की probability हमें find out करनी है. ठीक है, अब let us assume that A is the event that हमने assumption ले लिया कि A तो ये event है कि पहला बच्चा यानी A प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा और उसको हमने ए ही नाम दे दिया और बी हमने इवेंट एज्यूम कर लिया कि दूसरा बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा. ए इज द इवेंट दैट ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी इज द इवेंट दैट बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 90%. 90% का मतलब 90/100 यानी कि 9/10. और बी की प्रॉब्लम कितनी हो गई 70%. 70% यानी 70/100 जो कि हो गया 7/10. So what is the probability that A will not be able to solve the problem? A प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. नहीं के लिए तो 1 में से माइनस करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर A की प्रोबेबिलिटी 9/10 है तो A बार की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 9/10 एंड 1 माइनस 9/10 का मतलब हो गया 1/10. ऐसे ही बी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/10. तो बी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 माइनस 7/10 दैट इज 3/10. अब क्वेश्चन तो ये था कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कम से कम एक बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा. हमें तो प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 के लिए चाहिए, तो इट मींस द आंसर शुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. फिर वही कंसेप्ट आ गया, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 माइनस नन. तो 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, किस बात की कि दोनों में से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है 1 में से प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी है ए बार बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार की.
चलिए अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार की जो प्रोबेबिलिटी है वो आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. सो इट इज 1 माइनस 1/10 और 3/10 को यूज करेंगे ना हम, तो ये आना चाहिए 1 माइनस 1/10 इंटू 3/10 यानी 1 माइनस 3/100 यानी कि 0.97. ठीक है, तो ये इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि दोनों में से कम एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा. अब एक चीज और है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में एक और तरह से भी पूछा जा सकता है. आपसे कहा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रैंडमली सिलेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का मतलब अब यहाँ एटलीस्ट 1 वाली बात को मेंशन नहीं किया, सिर्फ क्या बोला कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब उसका सॉल्यूशन निकलेगा. अब ये नहीं मैटर करता कि वो ए ने निकाला या वो बी ने निकाला या वो दोनों ने निकाला, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इज द सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना और कम से कम एक बच्चे ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये बात एक ही है, एक जैसी बात है, एक जैसा मीनिंग है. तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके बाद हम आते हैं आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को मैंने मेंशन किया है, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ. हल्का सा हिंट इस पीडीएफ में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग खुद से कैरी आउट करेंगे. कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे पूछ लेंगे. लेट अस नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे कि हमें करना था. अब क्वेश्चन नंबर 10 है, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The card is replaced and the pack is reshuffled. What is the probability that both cards are of same suit? This is the most important part of this question. Next we have to find the probability that both are king. थर्ड में हमें चाहिए द फर्स्ट इज अ स्पेड एंड द सेकेंड कार्ड इज अ रेड क्वीन. सेकेंड और थर्ड पार्ट तो बहुत सिंपल है, लेकिन फर्स्ट पार्ट थोड़ा ध्यान देने वाला है. क्वेश्चन ये है कि एक कार्ड को निकाला 52 कार्ड्स में से, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, यानी रिप्लेसमेंट की गई है और रिप्लेस करके फिर से रीशफल कर दिया, और फिर से रीशफल करने के बाद फिर उसमें से एक कार्ड और निकाला. यानी कार्ड तो कितने निकाले गए? कार्ड तो 2 ही निकाले, और उन दोनों कार्ड्स के सेम सूट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कार्ड एक ही सूट के हैं, यानी जिस कैटेगरी का कार्ड 1 आया सेकेंड कैटेगरी भी वही होगी. इस पार्ट को मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, ये इंपॉर्टेंट है. देखो जरा, सॉल्यूशन पर आते हैं. टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. और टोटल 52 कार्ड्स में से ड्रॉ कितने किए? 2 को ड्रॉ किया, वो भी कैसे किया? 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट. नाउ इन ईच ड्रॉ वी हैव 52 कार्ड्स इन टोटल. सो सेकेंड ड्रॉ इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ. पहली बात तो यही समझने की जरूरत है. 52 कार्ड हैं, 2 निकाले, एक एक करके निकाले, विद रिप्लेसमेंट निकाले, तो हर बार जो ड्रॉ होगा उसमें 52 कार्ड्स होंगे. इसका मतलब सेकेंड ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, और हर बार टोटल पॉसिबल आउटकम का नंबर 52 ही रहने वाला है. इन ईच ड्रॉ द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 52. अब जो हमारा पार्ट नंबर 1 था, वो पार्ट नंबर 1 क्या था? द पार्ट नंबर 1 इज probability of getting both cards of same suit. एक ही सूट के दोनों कार्ड आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए. अब देखो, पहला ड्रॉ और दूसरा ड्रॉ दोनों ड्रॉज इंडिपेंडेंट है. क्योंकि दोनों ड्रॉ इंडिपेंडेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड विच इज ऑफ द सेम सूट एज फर्स्ट कार्ड. पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी और फिर दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी. अब सबसे पहले जो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी है, ये समझने वाली चीज है. पहले कार्ड में किसी भी सूट का कार्ड आए, हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ एनी सूट विल बी 13 अपॉन 52. क्लब आए तब भी 13 by 52,
स्पेड होगा तब भी 13/52, हर्ट होगा तब भी 13/52, हर बार 13/52 रहने वाली है। लेकिन अब सूट तो मेंशन नहीं किया ना, 4 सूट होते हैं, चारों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए हम इसे साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, 4 सूट्स होते हैं, हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। पहले केस में सूट फिक्स नहीं है, क्योंकि सूट फिक्स नहीं है और 4 सूट्स होते हैं तो हम चारों की पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे, इसलिए फर्स्ट कार्ड की पॉसिबिलिटी बनेगी, फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी बनेगी 13/52 इंटू 4, और 13/52 इंटू 4 निकालें तो क्या आता है, 1 आ जाता है सीधा सीधा, क्योंकि 13/52 यानी 1/4, 1/4 इंटू 4 आ गया 1। अब आती है सेकंड कार्ड की बात। अब सेकंड कार्ड जो है ये फर्स्ट कार्ड से इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर सूट को फिक्स कर दिया। इन्होंने कहा कि सेकंड कार्ड उसी सूट का होना चाहिए जो पहले में आया था, यानी पहले में क्लब आया था तो क्लब का आना चाहिए, स्पेड आया था तो स्पेड आना चाहिए, तो सूट की फिक्सेशन हो गई। तो बेशक दूसरे ड्रॉ में कार्ड तो 52 ही है, लेकिन सूट वही आना चाहिए जो पहले वाला आया था। तो पहले वाला जो भी आया था, चाहे वो क्लब आया था या हार्ट था या डायमंड था, जो भी आया था उस सूट के तो 13 ही कार्ड्स हैं, 13 ही कार्ड्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52। तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 13/52 इंटू 4 यानी 1, और सेकंड की प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52। इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए इसका, इट मींस द ओवरऑल आंसर शुड बी 1 इंटू 13/52 1/4 दैट इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 बनेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट थोड़ा समझने वाला था। बाकी सेकंड पार्ट में बोला बोथ आर किंग्स, दोनों किंग कार्ड्स हो। अब पहले किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52, दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 ही होगी। दोनों जगह 4/52 क्यों आएगी प्रोबेबिलिटी, दोनों जगह 4/52 इसलिए आएगी क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। एक कार्ड निकाला वापस रिप्लेस कर दिया तो सेम कंडीशन हो गई। तो 1/13 इंटू 1/13 आंसर विल बी 1/169। थर्ड पार्ट में पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज अ स्पेड, सेकंड इज अ रेड किंग क्वीन। पहला कार्ड स्पेड हो, दूसरा कार्ड रेड क्वीन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब स्पेड कार्ड होते हैं 13, 52 में से तो बना 13/52। रेड क्वीन कितनी होती है 2, तो ये बना 2/52। 13/52 इंटू 2/52, तो फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, 13/52 हो गया 1/4, 2/52 1/26, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 1/104। तो ये सॉल्व हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट तो टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हैं। फर्स्ट पार्ट में एक जगह डिपेंडेंसी आ गई, और वो फर्स्ट पार्ट में एक जगह डिपेंडेंसी कहाँ आई, जहां पर हमने ये बोला कि कार्ड जो है वो सेम सूट का होना चाहिए। तो पहले में तो कुछ भी हो सकता है और दूसरे में सूट फिक्स हो गया, इसलिए यहाँ हमने थोड़ा सा वेरिएशन था, जिसको समझना जरूरी है। इसके साथ आज की क्लास खत्म।